हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से माहौल इस टाइम पर युद्ध के बने हुए हैं और चारों तरफ ऐसा लगने लग रहा है, हर कोई ये कयास लगा रहा है, ये डिस्कशन कर रहा है कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्या इंडिया और चाइना लड़ाई करने जा रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या चाइना इंडिया से लड़ाई को झेल सकता है? क्या चीन भारत से एक युद्ध को झेल सकता है? तो दोस्तों, एक नॉर्मल अगर सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर चाइना इंडिया से लड़ना भी चाहे तो क्या वो लड़ पाएगा? उसको अगर आप देखते हैं तो असलियत में अगर कोई भी एक देश वॉर यानी लड़ाई लड़ने जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है या किन परिस्थितियों के अनुसार वो युद्ध लड़ सकता है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वॉर के लिए सबसे अच्छी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है फ्रेंडली नेशंस का होना, फ्रेंडली कंट्रीज़ या फ्रेंडली नेशंस का होना। कि अगर आप किसी से भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए होने चाहिए। दूसरा, आपके डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस या जिसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि राजनयिक संबंध जो हैं वो एक अच्छे लेवल पर होने चाहिए, तभी आप किसी से लड़ाई के बारे में सोच सकते हो। तीसरा, अगर आप वॉर की सिचुएशन समझेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस यानी आपकी आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी लड़ाई को, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ या आपका मिलिट्री माइट, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा लड़ाई के अंदर। तो असलियत में किसी भी देश को अगर कोई भी युद्ध जीतना है, कोई भी लड़ाई जीतनी है तो उसके लिए आपके पास चार चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें पहला है आपके दोस्तों का होना, दूसरी आपके कूटनीतिक संबंध और कूटनीति अच्छी होना, ताकि यहाँ दोस्त अच्छे हों ताकि आप मजबूत हो, और कूटनीति अच्छी हो यानी आपका जो दुश्मन है उसका साथ कोई भी दूसरा देश ना दे सके। इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी अच्छी हों और आर्थिक ताकत आपके पास हो ताकि आप पैसे से लेकर किसी भी सिचुएशन के अंदर मजबूती के साथ खड़े रहें। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आप मजबूत होने चाहिए यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो सैन्य क्षमता है वो भी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए आपकी युद्ध के अंदर जाने से पहले। अब ऐसी हालात के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है चाइना। ऐसे हालात में आपको अगर चीन दिखाई देता है यहाँ पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि इंडिया के और चाइना के बीच में अगर लड़ाई होने जा रही है तो सबसे पहले अगर आपको कंडीशन देखनी है, सबसे पहली कंडीशन अगर आप लोग देखते हैं तो वो है फ्रेंडली नेशंस का होना। अब सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि दोस्तों का होना या फिर फ्रेंड्स का होना, या फिर जिसे आप कहते हैं दोस्तों का यानी कि फ्रेंड्स का होना। अगर आप दोस्त यानी फ्रेंड्स की बात करते हैं तो यहाँ इतना समझ लीजिए कि चाइना का इस टाइम पर लगभग सभी देशों के साथ 36 का आंकड़ा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ दिया जाए, यानी ये दो देश, इनमें से भी दो में से एक देश यानी पाकिस्तान जो किसी गिनती में नहीं आता, उसको बेशक न्यूक्लियर पावर है और सब चीज़ें हैं, आजकल वो अपनी ही सिचुएशंस में उलझा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में
चाइना और पाकिस्तान ये दो सबसे अच्छे देश हैं और इंडिया के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान जो है वो चीन का सबसे ज़्यादा साथ देने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों को देखा जाए तो चाइना के पास पाकिस्तान के अलावा कोई बहुत बड़ा दोस्त इस टाइम पर मौजूद नहीं है। अब क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए चाइना अक्सर जो है वो सिचुएशंस के अंदर उलझा हुआ है और इसके हालात अब कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। क्योंकि असलियत में अगर देखा जाए दोस्ती के मामले में तो इंडिया के दोस्त कहीं ज़्यादा हैं इस कंपैरिजन में, जिसमें एक दोस्त इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यहाँ पर आपको यूएसए दिखाई देगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इशारा था कि दोनों देशों की मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, वास्तव में इशारा था कि हम इन दोनों के मामले में कहीं ना कहीं इंडिया के पक्षधर हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप में ताकतवर हैं। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी खासकर फ्रांस जैसे देश हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को इंटरनली या दूसरे मायनों में सपोर्ट करते हैं। और जिस दिन से ये कोरोना फैला है, ये सारी की सारी सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में इंडिया को मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि क्वाड, QUAD, क्वाड जो बनाया गया वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए के मिलाने के बाद ही बनाया गया। चाइना के पास इस तरीके का कोई भी मजबूत दोस्त नहीं है पाकिस्तान को छोड़कर। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, चाइना जो है वो दूसरे देशों पर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उस लड़ाई में इस चाइना का साथ भारत के खिलाफ देंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री जो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट, या सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री जो चाइना को अक्सर दिखाई देगा, वो आपको रशिया दिखाई देगा कि भाई हो सकता है पॉसिबली रशिया चाइना को सपोर्ट करे। लेकिन रशिया चाइना को मैक्सिमम सिचुएशंस में, रशिया चाइना को मैक्सिमम सिचुएशंस में यूएसए के खिलाफ तो समर्थन देगा, लेकिन रशिया के इंडिया के साथ जितने अच्छे गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ऐसे हालात में इंडिया के खिलाफ रशिया कभी भी चाइना का समर्थन नहीं देगा। इतना समझ लीजिएगा, ये सपोर्ट कभी भी नहीं होगा। और इसीलिए अभी भी अगर आप देखोगे इंडिया और रशिया के इतने ज़्यादा ज़बरदस्त संबंध हैं कि इंडियन एयर फोर्स ने 32 फाइटर जेट्स मांगे और वो फाइटर जेट्स जो हैं वो रशियन मेड मांगे, ना कि अमेरिकन मेड। रशिया की जो मिग 29 वाली सीरीज़ है और मिग 35 वाले समथिंग हैं, उनके मिग 30 और मिग 29 की जो सीरीज़ है वो 32 फाइटर जेट्स रशिया से मंगाने का अनुरोध किया। ऐसे में अभी भी भारत के लगभग 70% 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो रक्षा उपकरण है, वो रशिया से ही आते हैं। और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो उसके हथियारों का इतना बड़ा खरीदार है वो उसके हाथों से फिसल जाए और अमेरिकन कैंप में चला जाए। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, वो ये कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की एक हॉस्टिलिटी बहुत पुरानी है। और ये हॉस्टिलिटी, ये जो दुश्मनी है, ये इस हद तक है कि चाइना अपने बॉर्डर्स को रशिया के साथ सिक्योर नहीं मानता और एक बिग आर्मी, या फिर ये कहो कि एक लार्ज आर्मी अभी भी रशिया के बॉर्डर पे चाइना ने तैनात कर रखी है,
ताकि कहीं अगर प्रॉब्लम हो, रशिया इस तरीके से इन्वेजन कहीं से करे तो चाइना उसको काउंटर कर सके। यानी चाइना को रशिया पर भरोसा नहीं और रशिया को चाइना पर भरोसा नहीं। इस तरीके से जिन दोस्तों के दम पे लड़ाई जीती जाएगी, जिन दोस्तों के दम पर लड़ाई जीती जाएगी, उस दोस्त को अगर देखा जाए तो चाइना का एकमात्र दोस्त जो है वो चाइना का जो एकमात्र दोस्त है वो पाकिस्तान बचता है। वहीं इंडिया के दोस्तों के अंदर वियतनाम से लेकर साउथ कोरिया से लेकर जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएसए से लेकर रशिया से लेकर, रशिया भले ही साथ में ना बोले या चाइना के खिलाफ ना बोले, कम से कम वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। फ्रांस से लेकर यूरोपियन यूनियन तक आप लोगों के साथ खड़े हैं चाइना के अगेंस्ट, कम से कम इस सिनारियो में या इस कोरोना वर्ल्ड के अंदर। जिस तरीके से यूएसए और ये सब देश आपके साथ खड़े हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन में चाइना कहीं ना कहीं घिरा हुआ ज़रूर नज़र आता है। बहुत से लोग आजकल ये कह रहे हैं कि नेपाल को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके भी ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है इसलिए काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। असलियत में सिचुएशन दोस्तों ये है कि नेपाल के अंदर अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल के अंदर अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जब तक ये रहेगा तब तक तो पॉसिबली नेपाल की चाइना के साथ निकटता है। लेकिन जैसे ही अदर पार्टी रूल चाइना के अंदर आपको दिखाई देना, नेपाल के अंदर दिखाई देना शुरू होगा, वो दोबारा से सारी सिचुएशंस जो हैं वो इंडिया के फेवर में आ जाएंगी। तो ऐसे हालात में इतना समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से भारत को कम से कम दोस्तों के मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अगर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति को देखा जाए तो इस डिप्लोमेसी के मामले में भी आज के दिन परिस्थितियां जो हैं वो भारत के पक्ष में है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक एंटी चाइना मूड चल रहा है, एक एंटी चाइना मूड चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बायकॉट चाइना के बहुत ज़्यादा स्लोगन्स आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं कि बायकॉट चाइना। ऐसी सिचुएशन में अगर आप यूएनएससी के मामले में देखें या फिर यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट की बात देखें या फिर अमेरिकन सपोर्ट की बात देखें या फिर अफ्रीका के कंट्रीज़ की सपोर्ट की बात देखें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट एक एंटी चाइना माहौल इतना खतरनाक बना हुआ है कि चाइना चाहकर भी भारत के विरोध में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को एलिनिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इस डिप्लोमेसी का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दुश्मन को मित्र विहीन कर दिया जाए। मेक योर अपोनेंट फ्रेंडलेस, अपने दुश्मन को मित्र विहीन कर दो यानी कि फ्रेंडलेस कर दो। ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। और यकीन मानिए जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र आज के दिन ये नहीं चाहेगा कि चाइना के सामने इंडिया किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़े। इसी वजह से ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि डिप्लोमेसी के मामले में चाइना एक बहुत कमज़ोर नेशन बन चुका है, कमज़ोर देश बन चुका है। और जिस तरीके से आपके प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय के अंदर आपके फेवर में माहौल काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाए। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है डिप्लोमेसी के मामले में। अब उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है
वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की आर्थिक क्षमता। अगर आज से 2 साल पहले के चाइना को देखेंगे तो चाइना इकोनॉमिकली भारत से बहुत ताकतवर हो चुका था। 5 टाइम्स लार्जर इकोनॉमी थी, 5 टाइम्स लार्जर इकोनॉमी, यानी 5 गुना बड़ा ये हमसे अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना था। ऐसी सिचुएशन में अगर 5 टाइम्स लार्जर इकोनॉमी चाइना की थी तो क्या चाइना भारत के ऊपर हावी हो जाएगा? तो सिचुएशन समझ लीजिए कि आज के दिन चाइना का इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो चुका है और इस इकोनॉमिक डिक्लाइन के अंदर चाइना 6.9% की दर से कमज़ोर हो रहा है। और इस डिक्लाइन को देखा जाए, इस अर्थव्यवस्था के पतन को देखा जाए तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा और जॉब का सीधा असर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी, या फिर यूं कहो स्टेबिलिटी, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए स्टेबिलिटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि डोमेस्टिक सपोर्ट, घरेलू जो समर्थन है, क्या वो चाइना की सरकार को मिलेगा? तो यहाँ पर एक समस्या चाइना के लिए साफ दिखाई पड़ती है कि पार्टी डिक्टेटरशिप वाले देश में, पार्टी डिक्टेटरशिप वाले देश के अंदर, पार्टी डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक दल की सरकार हो और हमेशा वही रहे। पार्टी डिक्टेटरशिप वाले देश में एंटी पार्टी जो स्टैंड है, एंटी पार्टी स्टैंड जो है वो ताकतवर होता जा रहा है और एंटी पार्टी स्टैंड के ताकतवर होने की वजह से कहीं ना कहीं आज अगर चाइना हमसे लड़ने की कोशिश करता है तो आने वाले समय में उसके डोमेस्टिक सिचुएशंस या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स यानी घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं और उसका एक बड़ा रीज़न इकोनॉमिक डिक्लाइन है। अब ये इकोनॉमिक डिक्लाइन के पीछे दूसरा रीज़न जो है वो है बायकॉट चाइना का स्लोगन। जो बायकॉट चाइना का स्लोगन है ये कहीं ना कहीं चाइना के एक्सपोर्ट को भी कम करने की चुनौती दे रहा है। ये कहीं ना कहीं चाइना के एक्सपोर्ट को कम करने की चुनौती दे रहा है। और दूसरा और एक और इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन यहाँ पर है कि वो कंपनीज आर मूविंग आउटसाइड चाइना, कंपनीज आर मूविंग आउटसाइड चाइना, मूविंग आउटसाइड चाइना। जो कंपनियां हैं वो आज के दिन चाइना से बाहर जा रही हैं। तो सोचकर देखिए, इकोनॉमिक डिक्लाइन है, बायकॉट चाइना से एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, कंपनियां बाहर जा रही हैं, एफडीआई कम है, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस ये हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ चाइना आ सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी चाइना के अंदर एक प्रकार का आर्थिक संकट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस पॉसिबली पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और जैसे ही ये पॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट होगा, चाइना की सरकार के लिए मुसीबत आ जाएगी इसे निपटने की। यही रीज़न है कि चाइना आपके साथ लड़ाई को झेल नहीं सकता। चाइना आपके साथ लड़ाई को नहीं झेल सकता क्योंकि आर्थिक पतन जो है, क्योंकि विदेशों की जो गुस्सा है वो, कंपनियों का बाहर जाना है वो, आर्थिक संकट जो बनेगा वो सारी की सारी इस टाइम पर चाइना के
अगेंस्ट खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे हालात में चाइना कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी देश के साथ लड़ाई में उलझे, किसी भी देश के साथ लड़ाई में उलझे। उसके साथ अगर आप इकोनॉमी के मामले में देखो तो असलियत में चाइना का इंडिया के साथ नहीं, मेनली चाइना अमेरिका के साथ लगभग 2 साल से 2019 से तो खुलकर ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें यूएसए तो मेन ट्रेड वॉर का कंटेस्टेंट है। यानी ट्रेड वॉर असलियत में यूएसए ने शुरू किया। अब ये ट्रेड वॉर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चालू हो चुका है, और कहीं ना कहीं फ्रांस जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो भी अब खुल के आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस की बात करना शुरू कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के अंदर से लेकर यूरोपियन यूनियन के अंदर और साथ में अफ्रीकन कंट्रीज़ यानी अफ्रीका के देश, और साथ में ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया जिसे आप कहोगे आसियान कंट्रीज़, जिन्हें आप कहोगे आसियान कंट्रीज़ या आसियान देश, इन सब में कहीं ना कहीं एंटी चाइना ओपिनियन डेवलप हो चुका है, चीन विरोधी विचारधारा विकसित हो चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में जब एक देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी ऑस्ट्रिया यूएसए के साथ युद्ध में ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध कर रहा है, एक बड़ा देश, अपने आप में बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ खड़ा है, बड़ा देश फ्रांस उसके अगेंस्ट सोच रहा है, और दुनिया के बड़े हिस्से में उसके विरुद्ध एक ओपिनियन डेवलप हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में चाइना जैसा देश, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई बेवकूफ़ ही होगा या कोई मतलब बेवकूफ़ ही कहा जाएगा कि इंडिया जैसे सेकंड लार्जेस्ट नेशन और एक लार्जेस्ट मार्केट के साथ, एक लार्ज मार्केट के साथ उलझकर, एक बड़े मार्केट के साथ उलझकर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र और एक बहुत बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स के साथ उलझकर अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो दोस्तों ये ऐसा सिचुएशन मतलब चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ ऐसे हालात बने कि उसे इस तरीके से, जो चारों तरफ से वो फंसा हुआ है, तो इंडिया को नाराज़ करे और उसके साथ युद्ध में उलझे। चौथी जो सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि असलियत में यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो किस मामले में है। तो मैंने आपको बताया कि चाइना की आर्मी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हो यानी सबसे बड़ी सेना हो, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 8 लाख उसकी आर्मी जो है वो इर्रेगुलर होती है, यानी हर 2 साल के बाद ये 8 लाख की सेना बदल दी जाती है, जिसे आप कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। यानी एक मतलब नेसेसरी या जिसे कहेंगे मैंडेटरी से आर्मी सर्विसेज होती है कि बहुत ज़रूरी तौर पर एक इंसान को सेना में 2 साल देने ही होते हैं। वो संख्या 8 लाख की है, रेगुलर आर्मी नहीं है। और इस 8 लाख की सेना का भी लगभग 70 से लेकर 80% टाइम जो है वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग में बीतता है, ना कि फील्ड ट्रेनिंग में। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के अंदर बीतता है, ना कि फील्ड ट्रेनिंग में। ऐसी सिचुएशन में चाइना की इतनी बड़ी संख्या, बेशक भले ही वो 25 लाख के आसपास की आर्मी बताता है, लेकिन 8 लाख लोग माइनस करने के बाद कमोबेश वो सेना जो है वो भारत की सेना के बराबर संख्या में आ जाती है। अब जब आप मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक बात देखते हैं
तो उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ आर्मी या पोस्टिंग ऑफ आर्मी पोस्टिंग, इसको अगर आप देखेंगे तो आर्मी पोस्टिंग कहो या असेंबलिंग कहो, उसको देखेंगे तो क्या चाइना एक जगह पर एक साथ अपनी पूरी आर्मी को लागू या खड़ी कर सकता है? तो समझ लीजिए मामला ये है कि चाइना की इंटरनल सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि चाइना के तीन बड़े प्रांत जो हैं वो इस टाइम पर डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आते हैं। एक जो बड़ा हिस्सा है वो है शिनजियांग, इस तरीके की स्पेलिंग कुछ है, और दूसरा ये जो बड़ा हिस्सा चाइना का जो है, इसे आप कहेंगे मंगोलिया के पड़ोस में आउटर मंगोलिया, और इस आउटर मंगोलिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर भी चाइना कभी भी अपना पंगा क्रिएट नहीं कर सकता, या दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसिक्योर है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है, ये रशियन बॉर्डर के साथ चाइना कभी भी इस बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाइना रशिया पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। क्योंकि चाइना रशिया पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए रशियन बॉर्डर पे से चाइना अपनी सेना को नहीं हटा सकता। इसी के साथ अगर आप एक एरिया या आर्मी का एक और सेक्शन देखें, जो बड़ा सेक्शन है वो इस तिब्बत की ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात कोरोना आउटब्रेक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्मी को भी लगना पड़ रहा है। अब जब आर्मी इतनी जगह पर बिजी हो, दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया को अपनी आर्मी सिर्फ एक तो पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो कि लगभग आपकी आर्मी का 30% है, और बाकी आर्मी जो है वो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर ही अपॉइंट करनी है। इसके अलावा इंडिया को अपने नॉर्दर्न बॉर्डर यानी उत्तरी क्षेत्रों के अलावा किसी भी एरिया पर मिलिट्री की टेंशन नहीं है, इसलिए वो इंडिया अपनी पूरी आर्मी को फ्रंट पर लगा सकता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं चाइना में एक डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है, डोमेस्टिक थ्रेट हमेशा बनी रहती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हांगकांग है। और वहीं अगर देखा जाए इंडिया के अंदर ऐसी कोई चुनौती नहीं है, ऐसी कोई चुनौती मौजूद नहीं है जो कि इंडिया की इंटरनल या डोमेस्टिक थ्रेट, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस को या डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को, घरेलू स्थायित्व को चुनौती देता हो। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं इंडिया अपनी पूरी आर्मी या आर्मी के एक बड़े हिस्से को वहां पर नॉर्थ बॉर्डर यानी उत्तरी सीमा पर फोकस कर सकता है। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है या बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर देखते हैं चाइना और इंडिया का अगर नेवी देखा जाए, चाइना और इंडिया की अगर नेवी देखी जाए तो यहां पर आपको इतना समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर दोस्तों इतना समझने की ज़रूरत है कि भले ही चाइना के पास आपसे बड़ी नेवी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेवी और एयर फोर्स भी बिजी है। कैसे? यहाँ एक ताइवान नाम का देश है, तो चाइनीज़ एयर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा ताइवान के साथ इस फ्रंट पर मौजूद है, क्योंकि उसे ताइवान से थ्रेट है और आए दिन वो ताइवान से बाय एयर पंगे क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से जापान के साथ भी चाइना का ईस्ट चाइना सी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए एयर फोर्स का एक हिस्सा यहाँ पर भी मौजूद है।
ऐसे ही एक हिस्सा आपका रशिया के साथ भी एंगेज है कि कल को अगर रशिया के साथ चाइना की प्रॉब्लम होती है तो एयरफोर्स का भी बड़ा हिस्सा वहां पर मौजूद रहे। तो यहां अगर चाइना इंडिया के साथ एयरफोर्स के मामले में कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो भी कहीं ना कहीं एयरफोर्स के मामले में भी चाइना हल्का पड़ता है, भले ही उसके पास ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन पहली सिचुएशन ये कि उस एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है क्योंकि उसे वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब आर्मी के गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स होते हैं, तब ये चाइना की आर्मी बेईमानी से जीत रही होती है। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्स है, यहाँ इस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर युगांडा या अफ्रीका के किसी देश के अंदर जो विद्रोही थे बोको हराम के या उसने हमला किया तो चाइनीज़ आर्मी भाग खड़ी हुई, वो भी चाइना की कमज़ोरी को ही दर्शाता है, बताता है। इसी तरीके से अगर चाइना को देखें तो एयरफोर्स को एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं आपकी इंडियन एयरफोर्स एक बैटल हार्डल है। और थोड़े दिन पहले चाइना चाहे तो वो पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक हो गया, चाहे वो MiG-21 से F-16 को मार गिराने का मामला हो गया, आपकी एयरफोर्स एक्सपीरियंस्ड है, आपके पायलट्स एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके जो प्लेन्स हैं वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं चाइना को भी इस चीज़ के अंदर डोमिनेंस नहीं मिल पाएगा एयरफोर्स के मामले में भी। अगली जो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है वो नेवी की है, नेवल पावर की है। अगर आप इस नेवी को भी देखें तो वैसे देखने में आपको लगेगा कि चाइना के पास 60 सबमरीन्स हैं, ये है वो है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, लेकिन इसका दूसरा सिचुएशन ये है कि असलियत में चाइना कितने देशों से घिरा हुआ है। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, समझे ये, और उसके बाद ताइवान। चाइना की मजबूरी है कि अपनी मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा वो इस साउथ चाइना सी रीजन में रखे और यूएसए पूरी तरीके से, क्योंकि जब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यूएसए के वॉरशिप्स चाइना के बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी यूएसए से चाइना को कहीं ज़्यादा बड़ा थ्रेट है एज़ कंपेयर्ड टू इंडिया। यानी इंडिया के कंपैरिजन में चाइना जो है उसे यूएसए से ज़्यादा खतरा है। ऐसी सिचुएशन में चाइना कभी भी नहीं चाहेगा एक ऐसे देश से उलझे जो भले ही उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो वियतनाम जैसा कमज़ोर देश भी नहीं है और जिससे उलझकर चाइना को पता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस उसके विरोध में या उसके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भले ही मैंने आपको बताया था केनिया, तंजानिया, जिबूती, ओमान, पाकिस्तान, इधर से सेशेल्स, हम्बनटोटा, ये सारा चाइना ने भले ही एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के अगेंस्ट बना दिया हो, लेकिन इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे अपने इलाके के अंदर अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, इंडियन नेवी को अपने इलाके में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ भिड़ना है और किसी के साथ नहीं। उसे अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए इंडियन नेवी को सिर्फ एक पाकिस्तान से निपटना होगा और दूसरा वो चाइना से निपटेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना के देशों के अंदर वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देश कहीं ना कहीं चाइना के विरोध में खड़े हुए हैं और मौका मिलते ही कहें या किसी भी मामले में, क्योंकि चाइना की लगभग सभी देशों के साथ खटपट चल रही है। इसी तरीके से अगर अगला सिनारियो देखा जाए तो चाइना की एक दुखती रग है। चाइना की दुखती रग ये है कि यहाँ अगर इस रूट को देखा जाए तो ये चाइना का मलक्का डायलेमा है। यहाँ से चाइना के बड़े अमाउंट में
तेल और गैस जाते हैं और एक्सपोर्ट्स निकलते हैं। ये ट्रेड रूट इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। दिस ट्रेड रूट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इधर इस इलाके के अंदर ये इंडिया का रीजन है और इसे कहा जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी मौजूद है। इंडोनेशिया का ये जो पूरा इलाका है ये वैसे ही गुस्से में है, मलेशिया गुस्से में है, वियतनाम गुस्से में है। ऐसी सिचुएशन में एक बार इंडिया से लड़ाई का मतलब ये है कि इंडिया ने यहाँ चाइना की इस दुखती रग, इस गर्दन को दबा देना है और एक बार ऑयल से लेकर दूसरी चीज़ों की सप्लाई कम हो, बंद हो, तो भाई जैसे किसी भी देश के, किसी भी इंसान के शरीर में खून रुक जाता है, वैसे ही चाइना का ये सप्लाई रुकने का मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम रुक गया। और उस सिस्टम का असर ये होगा, उस सिस्टम का असर ये होगा कि सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा और चाइना इसलिए कभी भी इंडिया के साथ पंगा नहीं लेगा। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस है सर्कमस्टेंसेस का कि क्या चाइना इंडिया के साथ वॉर को अफोर्ड कर सकता है या चाइना इंडिया के साथ युद्ध को झेल सकता है। तो उत्तर है नहीं, चाइना भारत के साथ युद्ध को नहीं झेल सकता। भले ही वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो गया, लेकिन भारत भी, अगर वो 100 है तो भारत अगर 70 भी है, तो कि अगर आपने 10, उसने 10 हड्डियां तोड़ी और आपने 7, तो कौन जीता? बेवकूफ़ तो 7 हड्डियां तोड़वाने वाला भी है, क्योंकि 7 हड्डियां जिसने तोड़वाई वो कौन सा जिंदा रह गया? हालात तो उसके भी खराब हो गए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जो मैंने एक सिचुएशंस का एनालिसिस करके बताया, उसका नतीजा यही निकलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका देश, आपकी सरकारें बहुत मजबूत हैं और ये किसी भी तरीके के चाइना के जो विरोध, चाइना का जो गुस्सा है या चाइना का जो अतिक्रमण है उसको रोकने के लिए सक्षम है। और सिचुएशंस बता दी हैं कि सिचुएशंस आर इन फेवर ऑफ इंडिया। जो परिस्थितियां हैं वो भारत के पक्ष में हैं, ये जल्दी से कमज़ोर होने वाली नहीं है या ये जल्दी से हारने वाला नहीं है। इसलिए जस्ट चिल एंड स्लीप टाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मौज लीजिए और अंडरस्टैंड। दोस्तों इसी तरीके से अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।